गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे वितान भाग 2 का पाठ 2 जूझ। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे आनंद यादव द्वारा रचित पाठ 2 वितान का जूझ, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि आनंदा स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता ने उसको स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि बच्चा जो है खेतों में काम करे और मैं जो है सारा दिन स्वतंत्र घूमता रहूं, इसलिए उसने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी। और यहाँ पर बच्चा जो अब कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। अपनी माँ से वो प्रार्थना करता है कि चलो, जो गांव के बहुत बड़े ज़मींदार हैं दत्ताजी राव, उनके पास चलते हैं और उनको जाकर कहेंगे। उनकी बात को जो है पिताजी नकार नहीं पाएंगे और वो उनके पास जाते हैं एक प्लानिंग के साथ, और वहाँ से दत्ताजी राव को सब बातें बताते हैं वो वहाँ जाकर। तो दत्ताजी राव ने कहा कि शाम को अपने पिता को मेरे पास भेज देना, उससे मैं बात करता हूँ। और उनके कहे अनुसार दत्ताजी राव के पास वो अपने पिता को भेज देते हैं, और ये कहलाकर कि दत्ताजी राव ने तुम्हें बुलाया है, और माँ जो वहाँ पर साग भाजी देने गई थी, इसलिए माँ के हाथ ये संदेशा उन्होंने भेजा है। और ऐसा सुनते ही, क्योंकि दत्ताजी राव का बुलाव उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी, तो वो बहुत तुरंत दत्ताजी राव से मिलने के लिए चले जाते हैं। और फिर आधे घंटे बाद पीछे से आनंदा भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और वहाँ जाते ही, क्योंकि उनका प्री प्लान था, पहले ही बता रखा था कि दत्ताजी राव ने कि जैसे ही तुम्हारे पिताजी आए घड़ी भर बाद तुम भी वहाँ पर आ जाना, और मैं तुमसे सारी बातें पूछूंगा तो निडर होकर तुम बताना। ऐसे ही उसके कहे अनुसार दत्ताजी राव ने जैसे ही प्रश्न पूछना शुरू किया कि क्यों रे बच्चे स्कूल नहीं जाते हो या कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो उसने सारी बातें बताई कि नहीं दादा, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मेरे पिताजी ने मना कर दिया था। अब उसके पिताजी की खैर खबर लेते हैं कि क्यों तुमने बच्चे को पढ़ने से क्यों रोका या स्कूल क्यों नहीं जाने देते। तो उसके पिता ने कहा कि बस ऐसे ही, क्योंकि गलत सलत आदतों में पड़ गया था, कंडे बेचता था या चोरी चकारी की थोड़ी बहुत आदत लग गई थी, इसलिए इसको स्कूल से छुड़वा के और अपनी नज़रों के सामने रखा है। अब फिर दत्ताजी राव ने बच्चे की खबर ली कि क्या तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस माता जी से मैंने 1-2 बार थोड़ा कंडे थपवाए थे और वो मैं बेचकर 1-2 बार सिनेमा गया था, बाकी तो कुछ नहीं। बस यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब दत्ताजी राव जो उससे पूछते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसा कर, तुम कल से ही स्कूल जाना शुरू कर दो, और अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल नहीं भेजते हैं तो सीधे चले आओ मेरे पास, क्योंकि इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए ये जो है तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। तो तुम मेरे पास आ जाओ और जितना तुमसे हो सके सुबह शाम काम करो, और फिर मैं तुम्हें स्कूल भेजूँगा। तो उसने ये कहकर बच्चे को घर वापस भेज दिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब जो है जी आप कहते हैं, अब बच्चे का जो पिता है वो क्या कहता है दत्ताजी राव के सामने, जी अगर आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं 1 आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। अब खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। पाठशाला 11 बजे होती है, क्योंकि वहाँ से तो वह वापस आ गए थे, और जब उसके पिताजी खाना खाने लगे तो खाना खाते खाते अब बच्चा कहता है कि मुझसे मेरे पिता ने वचन ले लिया था कि पाठशाला 11 बजे शुरू होती है और दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। अब बच्चे को कहा कि सुबह जैसे ही सुबह होगी तो तुम खेत पर पहले जाना, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना है। सवेरे आते ही समय ही पढ़ने का बस्ता जो है साथ में घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिर होना पड़ेगा। समझे? मंजूर है क्या? अब उसके पिता ने जो है ये 2-4 बातें उसको बताई कि जो पाठशाला है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, और 11 बजे से पहले तुम सीधा सुबह उठकर खेत पर पहुंचना और अपना बस्ता साथ में ही लेकर जाना, और वहां से सीधा तुम पाठशाला, और पाठशाला से सीधा घर आके बस्ता रख के फिर से तुम खेत में। अगर कोई ज़्यादा काम हुआ किसी दिन खेत का तो तुम्हें पाठशाला से छुट्टी करनी भी पड़ सकती है। यदि ये तुम्हें मंजूर है तो तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए, बच्चे ने कहा। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं, क्योंकि मन में जो है एक आनंद उमड़ रहा था, खुश हो गया था कि अब तो मुझे स्कूल जाने को मिलेगा। और हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो नहीं, और फिर पढ़ना लिखना किस काम का, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। अब जो है उसके पिता ने कहा कि इतना मंजूर हो कि सब बातें तुम्हें, कि सुबह शाम जो है खेतों में रहेगा और दिन में पाठशाला जाएगा। यदि ये सब मंजूर है तो तुम जाओ, वरना तो तुम्हारा पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं। अब बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं ये सब करूँगा।
यदि नहीं आए किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। अब उसके पिता ने बड़ा क्रोधित होकर कहा कि यदि तू किसी दिन खेत में नहीं आया, पाठशाला से जाकर और घर में ही रह गया और नहीं आया, तो तुझे देख जहाँ पर भी तू गांव में मुझे मिलेगा मैं तुम्हें वहीं कुचलता लेकर आऊँगा, क्योंकि वहीं से तुम्हारी पिटाई करता हुआ तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। तेरे ऊपर जो पढ़ने का भूत सवार हुआ है मुझे मालूम है, बलिष्ठ नहीं होने वाला है तू। हाँ, अब दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा था। अब क्योंकि उसके दादा पर यानी कि उसके पिता पर तो दत्ताजी राव का दबाव था, इसीलिए उसको स्कूल भेजना ही था, लेकिन वो मन से नहीं चाह रहा था कि इसको स्कूल भेजे, लेकिन मजबूरन उसको भेजना पड़ा। तो ऐसी ऐसी शर्तें उसके सामने रख दी कि बच्चा वैसे ही बहुत परेशान हो जाए। अब रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम में, चक्की में और 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। अब क्या हुआ कि फिर से पाठशाला जाना शुरू कर दिया। अब सर्दी गर्मी में, हवा पानी में, वर्षा में, भूख में, प्यास में सारा दिन वो जो खेतों में काम करता था, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जो पिसता रहता था खेतों में, अब उससे तो उसको छुटकारा मिल गई, यानी कि इस समय पर तो वो अपनी उसमें कक्षा में होगा। तो उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। अब बच्चे ने कहा कि सारा दिन खेतों में पिसने से अच्छा है मास्टर की थोड़ी सी डांट या मार, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। अब दोपहर भरी कड़क की धूप का समय पाठशाला की छांव में व्यतीत हो रहा था। जो भरी दोपहर जो उसका धूप में निकलता था खेतों में, अब वो पाठशाला की छाया में व्यतीत होने लगा था। इसीलिए तो कहते हैं ना बच्चों की पढ़ना सबसे आसान है, बाकी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब खेतों में काम करना भी कोई आसान नहीं है, खेलों में जाना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए पढ़ना जो है वो सबसे आसान है। आराम से छांव में बैठकर या सर्दी गर्मी से बचकर आराम से तुम पढ़ते रहो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी हर काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा फिर पढ़ना ही है। अब दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा था। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। अभी स्कूल जाता है, लेकिन गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई उसकी जान पहचान का बच्चा उसको वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि सभी बच्चे जो थे वो अगली कक्षा में जा चुके थे और वो 5वीं कक्षा में ही रह गया था। वह 5वीं कक्षा के ही गैर हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था उसका नाम, क्योंकि पिछले साल वो स्कूल नहीं आया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई उसको नहीं पहचानता था। मेरे साथ के लड़के सभी आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें मैं कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के, अब उसने क्या कहा कि थोड़ा सा मन खट्टा हो गया कि अब क्या करूं, मेरे साथ के तो सारे बच्चे जो है आगे जा चुके हैं और मैं ही सबसे पीछे हूं। अब इस तरह से थोड़ा मन तो दुखी हुआ और जैसे उसको लगा कि जैसे एक अपरिचित जैसे एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। अब मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। अब मास्टर जी का भी पता नहीं था अभी तक कौन से मास्टर आने वाले हैं। अब पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके पास जो बैग पहले था, जिस बस्ते में उसने पहले की किताबें डाल रखी थी, वही किताबें और कॉपियाँ वो लेकर स्कूल में चला गया, जिससे कि इस कक्षा का कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह में अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा हुआ था। अब क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चाहन के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। अब एक जो बच्चा था जो थोड़ा सा शरारती चाहन जिसका नाम था, अब उसने कहा कि क्या नाम है मेहमान तुम्हारा? नया दिखाई देता है और यस, गलती से इस कक्षा में आकर बैठ गए हो? सबसे शरारती बच्चे ने ये सब सवाल उससे पूछे। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। अच्छा, बालूगढ़ी के लाल माटी के रंग में मटमैले हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला स्कूल में गया था, क्योंकि बाकी सभी बच्चे अपने स्कूल की वर्दी में थे, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, इसीलिए मैं अपने घर के कपड़ों में ही स्कूल में चला गया था। अब सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखे देखे तुम्हारा गमछा है। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। उस बच्चे ने जो है मेरा गमछा खींच लिया और गया मेरा
गमछा, ये गया मेरा गमछा। इस तरह से उसके साथ जो है वो शरारतें करने लगे। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होने लगी। अब उसको लगा कि मेरा गमछा तो फट ही जाएगा। मन में यह सोचकर वो सा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल उतारते हुए टेबल पर रख कर उसे अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। अब वो जो शरारती बच्चा था उसने क्या किया, अब जो उस लड़के का गमछा था उसको अपने मास्टर जी की तरह सर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल वो उतारने लगा और हुश की आवाज़ उसने की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो मास्टर जी की नकल उतार रहा था, शरारतें कर रहा था कक्षा में पीछे से, अब उसने क्या किया, झट से वो गमछा उसका उतारा और वही मास्टर जी की मेज़ पर रख दिया और फटाफट से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब क्या देखता बच्चा कि मेरा गमछा तो मास्टर जी की टेबल पर ही रह गया। अब इसको जो है मैं कैसे उठाऊं। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन को और बढ़ा दिया और छाती जो है वो धक धक करने लगी थी। अब रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे ये? मेरा है मास्टर जी। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अब बच्चे ने कहा कि श्रीमान जी मैं जकाते हूँ, पिछले साल में फेल हो गया था और मैं इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चाहन का बच्चा बिना बात के उटक पटक करता रहता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल दिए। अब जैसे बच्चे ने बता दिया कि मास्टर जी मैंने अपना गमछा आपकी टेबल पे नहीं रखा, ये तो इस लड़के ने उठाया और उसने रख दिया। फिर मास्टर जी उसकी तरफ चलने लगे और उसको कहने लगे कि ये चाहन का बच्चा जो है ऐसे ही क्लास में उटक पटक करता रहता है। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता वो पढ़ाने लगे। अब मास्टर जी ने मेरे बारे में पूछताछ करते करते वो वामन पंडित की कविताओं में जो वो डूब गए, पूरी तरह से पढ़ाने लगे। अब बीच की छुट्टी में मेरी धोती का कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। हाँ, अब जो आधी छुट्टी होती है, रिसर्च जिसको आप बोलते हो, उस छुट्टी में या उस समय में उस बच्चे ने मेरी धोती की जो कांच है वो 2-3 बार खींचने की कोशिश की, यानी कि फिर से उसके साथ शरारतें करते हैं, उसके कपड़ों को लेकर उस पर कमेंट करते हैं। इस तरह से वो बच्चा बेचारा बहुत दुखी होता है। लेकिन मैं दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवों के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चोंच मार मार कर उसे परेशान करते हैं, वह हालत मेरी कक्षा में हो गई थी। यानी कि सभी बच्चों ने अब बहुत ज़्यादा शरारतें मेरे साथ करनी शुरू कर दी थी। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, यानी कि उसका आत्मविश्वास जो है वो डगमगाने लगा था। अब उसको लग रहा था कि सारे बच्चे बहुत शरारती हैं और इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। अब बच्चा जो है उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगा और उस सोचने लगा कि ऐसी पाठशाला में जाने से तो ना ही जाए वही अच्छा है, क्योंकि इससे तो अपना खेती अच्छा है, कम से कम वहाँ पर मेरा आत्मसम्मान तो मेरी नज़रों में बना रहता है। या तो बच्चे किस किस तरह की शरारतें करते हैं, और गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे मेरी क्या मदद करेंगे। अब मन उदास हो गया था। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। हाँ, 4वीं से जब वो 5वीं में गया था, पहले तो पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी थी। वहाँ अपना कोई नहीं है ऐसा उसको लगने लगा था। अब सवेरे बैठे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पढ़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में ही मंगवा ली। यानी कि जैसे ही बाकी बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे, वैसे ही एक मटमैले से रंग की जो उसकी निक्कर थी और जो एक टोपी थी, इस तरह से जो स्कूल यूनिफॉर्म उसकी होगी वो उसने 8 दिन में ही अपनी माँ को कह कर मंगवा ली। अब वो पहनकर जो है पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। अब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पाठशाला में जाने लगा और धोती पहनकर खेत में उसने जाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लड़कों से परिचय उसका बढ़ गया। अब मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठाते कि लड़का हुंक भरने लगता था। अब एक मास्टर जी थे जो कि डंडा नहीं मारते थे, लेकिन गुस्सा ऐसा मारते थे कि जब लग जाए तो बच्चा हुंक भरने लगता था।
लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम मचाने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वह उसे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं पर ठोक देते थे। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी जो है वो पढ़ाई करके आने लगे थे। इस तरह से वो भी जो है पढ़ाई में अब रुचि लेने लगा था। अब वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था जो शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत ही होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वो बड़ा शांत था। हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवाल की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। अब कक्षा में उसका सभी सम्मान करते थे। अब मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। हाँ, उसने सोचा कि लड़का तो जो है मुझसे भी बहुत छोटा है। अब मेरी अपेक्षा मुझे ये लड़का जो है वो छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं कक्षा में पहुंच गया था। गलती से मैं पिछड़ गया हूँ। इसीलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा था। क्योंकि अब वो थोड़ा सा पढ़ने भी लगा था और सभी बच्चे से उसका परिचय भी हो गया था। तो और जो है अब वो एक जो बहुत शरीफ सा लड़का था उसके साथ वो बैठा रहता। तो उसने सोचा कि अब तो जो है मैं इन सभी बच्चों से बड़ा हूँ और एक बार पहले 5वीं कक्षा में मैं दाखिल हो चुका था। इसलिए अब कक्षा की मॉनिटरी जो है मेरे हाथ में सौंप देनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा उसको आत्मविश्वास जो वो आने लगा था। अब इसीलिए वो ऐसा सोचने भी लगा कि सबसे उसके नज़र में कि जो कक्षा में सबसे बड़ा होता है वही कक्षा की जिम्मेवारी ले सकता है, ऐसा वो सोचने लगा था। और इन बातों के चलते उसने सोचा कि क्यों न मास्टर जी को ये जिम्मेवारी मुझे ही देनी चाहिए। कक्षा की जो मॉनिटर की बात है वहाँ तक अब मुझे ऐसा लगने लगा था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं कक्षा की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ मुझे लगा कि मेरे पास तो 2 ही महीने हैं और इसलिए मुझे अच्छे से तैयारी करके पास होना है और इस तरह से मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को ही वो अपना विश्वास बढ़ाते हुए कहता कि मैं तो वैसे ही सबसे बड़ा हूँ इस क्लास में, ये मुझे नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लग गया। अब वो बच्चा जो है वसंत पाटिल की तरह से सारा काम करने लग गया था। अब मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए थे। अपनी किताबों का भी वो बहुत ध्यान रखने लगा था और अखबारी कागज़ का जो कवर था वो उसने अपनी किताबों पर चढ़ा दिया था। अपना बस्ता व्यवस्थित करने लगा था, हाँ, करके रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। यदि उसे कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं दूसरे दिन वैसा ही काम करने लगा था। अगर मास्टर जी ने किसी बच्चे को कह दिया कि शाबाश तूने बहुत अच्छा किया, तो बच्चा जो है उसकी बात सुनकर और उस बच्चे की तरह ही उसको देखकर वैसा ही काम करने की कोशिश करने लगा था। मन की एकाग्रता के कारण गणित जो झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे थे। अब सारे सवाल ये सही करने लगा था क्योंकि मन जो एकाग्रचित होकर वो पढ़ने लगा था मन से। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगे थे। हाँ, एक तरफ से वसंत पाटिल और दूसरी तरफ से मैं बच्चों के सवाल जांचने लगे थे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। अब एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। कभी माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास अब बढ़ने लगा था। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 26 से 30 तक ये पढ़ा है। इससे आगे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक आप ये पूरा चैप्टर एक बार ध्यान से पढ़ना बच्चों। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये एक उपन्यास का अंश है और बहुत ही रुचिकर है, बहुत शिक्षाप्रद है। यदि आप इसको अपने आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। बाकी का हम चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।